गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज इस क्लास में स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर लेकर हाजिर हुए हैं जिसका संबंध पर्यावरण से है। ये एनसीईआरटी कक्षा 11 पार्ट 2 लेसन 3 पर्यावरण एवं समाज, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। आजकल जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। शुरू से लेकर चाहे आईएएस लेवल का हो, सब में इन्वायरमेंट से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि आजकल सबसे बड़ा जो खतरा है वो पर्यावरण को लेकर ही है। तो आज हम इस क्लास में इस कक्षा 11 की एनसीईआरटी का ये लेसन करेंगे और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो या तो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो पर्यावरण एवं समाज, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी की अगर हम बात करें तो दोनों एक दूसरे से गहरे से संबंधित है। इन्वायरमेंट मनुष्य की उत्पत्ति से पहले भी था, बाद में भी है, समाज बाद की स्थिति है। तो गुड इवनिंग, आप सभी का एक बार पुनः इस क्लास में स्वागत है और हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इस लेसन में आज हम इस क्लास में पर्यावरण और जो सामाजिक संबंध है उनके बीच में जो अंतःक्रिया है उसका अध्ययन करेंगे। हमारे लिए पर्यावरण ही सब कुछ है। सामाजिक पर्यावरण की बात करें तो हम जो कुछ भी हैं वो हमारे इन्वायरमेंट की देन है। हमारी त्वचा का रंग कैसा है, हमारे बालों का क्या डिजाइन है, सब कुछ इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। और हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्यावरण से ही होती है, इन्वायरमेंट से ही होती है। तो इसमें जो जहां प्रश्न देखो, इसमें हम पर्यावरण के बारे में सभी जानते हैं। आप बहुत कुछ पर्यावरण के बारे में जानते हैं और जब पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाते हैं ना तो वो तथ्यात्मक होते हैं। क्या होते हैं? तथ्यात्मक। नोट करना, एक होता है अंडरस्टैंडिंग के बेस पे और एक होता है फैक्ट के बेस पे। तो इसमें हमें फैक्ट है वो ज्यादा याद करने पड़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग तो हम जानते हैं। तो इस अध्याय में हम पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र और उसके प्रकारों पे चर्चा करने वाले हैं। इन्वायरमेंट पोल्यूशन पे चर्चा करने वाले हैं और जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो शायद आवाज अच्छी आ रही है और ऑडियो वीडियो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रखा होगा, उम्मीद है। नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इकोलॉजी, पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी सबसे महत्वपूर्ण है और ये प्रत्येक समाज का आधार है। इकोलॉजी, जिसको हिंदी में हम पारिस्थितिकी कहते हैं, इसका सर्वप्रथम वर्णन है वो जर्मनी में किया गया था। जर्मन थिंकर हैं, विचारक हैं, जिन्होंने 1869 के अंदर जिनका नाम है अर्नेस्ट हेकेल ने इकोलॉजी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया। किन्होंने किया? हेकेल ने किया। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हेकेल ने किया। ये महत्वपूर्ण है और ये अंग्रेजी भाषा है और अंग्रेजी से भी ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसको बोला जाता है ओ इकोलॉजी। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये ओइकोस, जिसका अर्थ होता है रहने का स्थान। ओइकोस का मतलब क्या होता है? जहां पे हम रहते हैं। और लोगोस यानी विज्ञान, जहां हम रहते हैं उसके आसपास के वातावरण का, पर्यावरण का अध्ययन। परि प्लस आवरण, हमारे पास जो भी कुछ चारों तरफ है उस सब का अध्ययन हम पारिस्थितिकी में करते हैं। और इनकी पुस्तक है जनरल मॉर्फोलॉजी ऑर्गेनिज्म। इस पुस्तक में इन्होंने इस शब्दावली का प्रयोग किया। तो ये जर्मन भाषा से निर्मित है और जर्मन भाषा का जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और लोगोस से मिलकर बना है, और जिसका अर्थ होता है कि रहने के स्थान का, जहां हम रहते हैं उसका अध्ययन करना। तो इसमें हम भौतिक
पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करने वाले हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो ओडम ने इसकी परिभाषा दी है। ओडम ने इसकी क्या परिभाषा दी है कि पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और कार्य का अध्ययन है। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और कार्य का अध्ययन है, ये इनकी परिभाषा है, इनकी डेफिनेशन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यही है कि इकोलॉजी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम आगे बढ़े तो इकोलॉजी पारिस्थितिकी हो गया, और इसका एक जो तंत्र है इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इकोलॉजी सिस्टम, शॉर्ट में इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। हमारा इकोसिस्टम, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, एक तंत्र यानी सिस्टम विकसित हो जाता है जो हमारे आसपास के जो अन्य जीव हैं उनका, और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका, उन सब से मिलकर ये होता है। इसके 3 प्रमुख घटक हैं। इकोसिस्टम के कितने प्रमुख घटक हैं? 3 प्रमुख घटक हैं, जैविक, अजैविक और ऊर्जा सह घटक। जैविक और अजैविक। जैविक यानी जिनमें जीव होता है, तो हमें पता है कि जीव किस में होता है, और अजैविक जिनमें जीवन नहीं होता है यानी भौतिक वस्तुएं होती है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? भौतिक वस्तुएं। अजैविक को क्या कहेंगे? भौतिक वस्तुएं कहेंगे। और ऊर्जा, तो जिसमें सौर ऊर्जा है या अन्य पदार्थ भी शामिल है। तो ये 3 इसके घटक हैं। पारिस्थितिकी शब्दावली, पारिस्थितिकी किसे कहेंगे? एक ऐसे जाल को कहेंगे जहां भौतिक और जैविक यानी जैविक और अजैविक व्यवस्था और क्रिया घटित होती है, और इसमें मनुष्य भी शामिल है। यानी हम आसपास में देखते हैं तो सब कुछ एक इकोसिस्टम से बंधा हुआ है, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। जैसे अपने यहाँ भयंकर सर्दी पड़ती है तो हम उससे प्रभावित होंगे ही होंगे। हमारे जैसे एस्किमो लोगों के बारे में हमने पढ़ा होगा आपने, एस्किमो, एस्किमो वहां पे बिल्कुल बर्फ के घर बने होते हैं और उनका दरवाजा बिल्कुल छोटा होता है। और हमने और बहुत सारी, जैसे हमारी प्रजाति क्या है, हमारी निग्रिटो प्रजाति है, आर्य प्रजाति है, ये सब पर्यावरण से ही तय होता है। और इसके आधार पे हम ये कहें कि ये जो गोरे रंग के लोग हैं ये अच्छे होते हैं, काले रंग के लोग बुरे होते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। तो पारिस्थितिकी, अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, पारिस्थितिकी इकोसिस्टम, देखो दोनों अलग अलग है, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। तो इकोलॉजी शब्दावली का सर्वप्रथम क्वेश्चन करवाएंगे लास्ट में, जब ये क्लास समाप्त हो जाएगी तब हम इसमें क्वेश्चन करवाएंगे। तो इकोलॉजी शब्दावली का प्रयोग हेकेल ने किया, और इकोसिस्टम शब्दावली का प्रयोग 1935 के अंदर एजी टोन्सले ने किया। एजी टोन्सले ने किया इकोसिस्टम। तो आपको ये दोनों अंतर पता होना चाहिए कि इकोलॉजी शब्द और इकोसिस्टम दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक ही चीज नहीं है। तो अब इस इकोसिस्टम में ये एक तंत्र है, एक सिस्टम है। जैसे कि पर्यावरण, पेड़ पौधे हैं, कहते हैं कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो लेते हैं। तो एक सिस्टम हो गया ना। तो इस सिस्टम अगर सही तरीके से चलता रहे तब तो ये इकोसिस्टम ठीक है। लेकिन इसमें जब गड़बड़ हो जाती है, जब इकोसिस्टम में गड़बड़ हो जाती है, तब पर्यावरणीय आपदाएं आना शुरू हो जाती है। बाढ़, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब आने शुरू हो जाते हैं। तो ये मनुष्य की जो गतिविधियां हैं उनसे इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता है, और ये चीजें तब आती है। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बिलायती किक्कर है, बबुल किंकर, पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर पाई जाती है। किंकर समझते होंगे, या फिर बबुल उसको बोलते हैं। ये जानबूझ के भारत में लाया गया था और इसने पूरे इकोसिस्टम को गड़बड़ करके छोड़ दिया। आज हम इसको उखाड़ना चाहते हैं, लेकिन ये उखड़
नहीं रहा है। तो ये मैं कह रहा हूं ना कि इन्वायरमेंट वाला टॉपिक ऐसा है जिसमें फैक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं, कंसेप्ट कम पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं। तो फैक्ट पे ही हम चर्चा करेंगे। और जो हमारी आगे आने वाली 2 क्लासें हैं, जैसे कि एक पाश्चात्य विचारक, वेस्टर्न थिंकर, जिसमें मार्क्स है, मैक्स वेबर है, दुर्खिम है, स्पेंसर है, और उसके बाद में इंडियन थिंकर्स, जिसमें जीएस गुरिये है, डीपी मुखर्जी है, एमएन श्रीनिवास है, आरके मुखर्जी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और वो क्या होंगी, फैक्ट नहीं पूछे जाएंगे, वहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे। तो ये दोनों थोड़ा सा आपको कंसेप्ट और फैक्ट के अंदर पता होना चाहिए कि कहाँ से फैक्ट पूछे जाएंगे और कहाँ से कंसेप्ट है वो पूछे जाएंगे। और मेरा जो फोकस होता है वो कॉन्सेप्ट पे रहता है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो फैक्ट भी याद हो जाएंगे, और प्रत्येक कोई भी पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, आप उसको अच्छी तरीके से क्लियर कर पाओगे। तो इसलिए समझ बहुत ज़्यादा जरूरी है। तुक्के हमेशा नहीं चलते हैं, तुक्के हमेशा नहीं चलते हैं, तुक्के एक सीमा तक ही चलते हैं और उसके बाद में वो नहीं चलते हैं। तुक्के हो सकता है कि 1% लोग तुक्कों से पास हो जाए, लेकिन 99% लोग सफलता है वो तुक्कों से नहीं मिलती है, वो मेहनत से मिलती है, पढ़ने से मिलती है। हम सोचते हैं कि लॉटरी लग जाए, पर जीवन में लॉटरी लगती नहीं है ऐसे आसानी से। तो हमें अंडरस्टैंडिंग है वो विकसित करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि इकोलॉजी, तो इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक सामाजिक पारिस्थितिकी और एक सांस्कृतिक पारिस्थितिकी। सामाजिक और सांस्कृतिक, तो जो इसको क्या बोलेंगे हम, सामाजिक पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सोशल इकोलॉजी। तो इसमें हम समाज और इन्वायरमेंट, पर्यावरण के बीच में जो परस्पर क्रियाएं होती है उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। ओकबर्न और निमकॉम ने इसकी परिभाषा देते हुए क्या लिखा कि मानव पारिस्थितिकी मानव प्राणियों तथा उसके पर्यावरण के आपसी संबंधों को स्पष्ट करती है। मैकेंजी ने 4 प्रमुख तत्व बताए हैं मानव पारिस्थितिकी के, सोशल इकोलॉजी के। इन्वायरमेंट हो गया, दूसरा जनसंख्या, तीसरा बसावट का स्वरूप और चौथा अर्थव्यवस्था। ये 4 स्वरूप है वो मैकेंजी ने किसके बताए हैं, सामाजिक पारिस्थितिकी के, सोशल इकोलॉजी के बताए हैं। और जब सोशल और भौतिक, जैविक और अजैविक, सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के बीच जो अंतर संबंध होते हैं उससे विभिन्न संस्कृतियों का विकास होता है। संस्कृति का विकास बहुत हद तक किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। हमारे यहाँ के लोग कुर्ता पायजामा धोती पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? वेस्टर्न जो लोग हैं वो टाई बांधते हैं, बेल्ट को कसते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? वहाँ के लोग लगभग कह सकते हैं कि जो अल्कोहल है या जो मांसाहार है, नॉनवेज है, उसको बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन भारत के लोग नहीं खाते हैं। और जो अफ्रीका के, जो सहारा के जो लोग हैं, वो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको चबा चबा के खा जाते हैं, लेकिन और लोग नहीं खाते हैं। तो ये सब किससे डिपेंड है? ये जो हमारी संस्कृति का पार्ट है, हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारी कोई और रीति रिवाज है, ये सब किससे, भौतिक पर्यावरण से निर्मित होती है। और जब भौतिक पर्यावरण से मिलकर संस्कृति का निर्माण होता है, तो इस संस्कृति के अध्ययन को क्या कहते हैं? कल्चरल इकोलॉजी कहते हैं, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी कहते हैं। और सर्वप्रथम इस शब्दावली का प्रयोग किसने किया? जूलियन स्टीवर्ड ने किया। किसने किया? जूलियन स्टीवर्ड ने सांस्कृतिक पारिस्थितिकी का प्रयोग है वो किया है। ये क्लास मैंने एनसीईआरटी बेस रखी है, लेकिन कुछ चीजें मैंने अपनी तरफ से ऐड की है ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट हो सके। मैंने पहले भी कहा था कि ये अंडरस्टैंडिंग बेस पे होती है एनसीईआरटी, और पर्यावरण का मानव पे क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सामाजिक पर्यावरण
है जो भी है वो क्या है, किसका है, जैव और भौतिक पारिस्थितिकी के कारण उत्पन्न होता है, उसकी अंतःक्रियाओं से होता है। तो ये क्या है, दो तरफा प्रक्रिया है। जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, वो दो तरफा प्रक्रिया है। पर्यावरण हमको प्रभावित करता है, हम पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण इन्वायरमेंट का प्रभाव हम पे पड़ते हैं। आज मैंने हाफ बाजू की शर्ट पहन रखी है, लेकिन हो सकता है 2 महीने बाद में मैं नहीं पहनूंगा। क्यों नहीं पहनूंगा? क्योंकि इन्वायरमेंट में चेंजिंग आ जाएगी, मौसम बदल जाएगा, सर्दी का मौसम आ जाएगा। पजामा कुर्ता पहनते हैं तो हमारे सर्दी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे ठंड पड़ती है। वो टाई बेल्ट इसलिए बांधते हैं कि हवा क्रॉस ना हो जाए, बिल्कुल एकदम चिपा के रखते हैं यहाँ पे टाई, ताकि हवा अंदर ना जाए। यहाँ से भी बेल्ट है वो कस के रखते हैं ताकि हवा अंदर क्रॉस ना हो जाए। नॉनवेज इसलिए खाते हैं ताकि गर्मी लगे, और अल्कोहल का, दारू का सेवन इसलिए करते हैं क्योंकि अंदर गर्मी उत्पन्न हो। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या है, सब कहीं ना कहीं क्या है, दो तरफा प्रक्रिया है। एक तो इन्वायरमेंट हमको प्रभावित करता है, दूसरी तरफ से हम इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। आजकल मौसम का सिस्टम चेंज हो गया है, बारिश कभी होती है, कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी नहीं होती है। इसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। हमने जो पेड़ पौधे थे उनको काटना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या होगा, तापमान वृद्धि होगा। तापमान वृद्धि होगा तो वायु दाब पे फर्क पड़ेगा, और इससे बारिश है वो कम हो जाएगी। सर्दी बहुत कम मौसम हो गया है, और इससे क्या होगा, गेहूं या जो अन्य उत्पाद है, फसलें हैं, उनका सिस्टम, चावल का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, उत्पादन घट जाएगा, और उत्पादन घटेगा तो भूखमरी की स्थिति आएगी, और उस भूखमरी के लिए जिम्मेवार कौन है, हम हैं। तो इस प्रकार से ये दो तरफा प्रक्रिया है। प्रकृति समाज को आकार देती है और समाज प्रकृति को आकार देता है। जैसे हम मैदानी क्षेत्र में देखते हैं, तलीय क्षेत्र में देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में देखते हैं, तो यहाँ प्रत्येक के अंदर सामाजिक व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। पहाड़ी जो लोग होते हैं वो एक दूसरे का बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें सहयोग होता है, संयुक्त परिवार होते हैं। और जो मैदानी क्षेत्र है उनमें बहुत कम इस प्रकार की भावना है वो पाई जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का फर्क होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आज पूंजीवादी व्यवस्था ने पूरे विश्व की जो प्रकृति है उसका डिजाइन बदल दिया है। पूंजीवादी व्यवस्था ने सब कुछ बदल दिया है। आज शहरों के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि लोगों के रहने के स्थान नहीं है, लोग फुटपाथ पे रहते हैं, लोग क्राइम करके अपना पेट पालते हैं। आज जल इतना गंभीर हो गया है, हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगला युद्ध है वो जल के कारण हो, भारत और चाइना के बीच में अगला युद्ध है वो जल के कारण हो। किसी ने भविष्यवाणी की थी कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो किसके कारण होगा, जल के कारण होगा। तेल के कारण स्थिति है वो गड़बड़ हो रही है। तो यानी ये सब, इनका दोहन कौन कर रहा है, इनका दोहन पूंजीवादी व्यवस्था कर रही है। पूंजीवादी व्यवस्था किस प्रकार से इनका दोहन करती है, इसका अध्ययन हम अब भी करने वाले हैं आगे की स्लाइड के अंदर। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों के कारण बहुत सारे झगड़े उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कोई और करता है, उसका खामियाजा ना किसी और को भुगतना पड़ता है। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री लगानी है, रेलवे लाइन बिछानी है, सड़क बिछानी है। हम क्या करेंगे, एक जंगली क्षेत्र है, एक जंगली क्षेत्र है, वहां पे हम फैक्ट्री लगाएंगे। तो उन जंगलों को हम क्या कर देंगे, काट देंगे और वहां पे एक फैक्ट्री लगाएंगे। अब इस गांव, इस फैक्ट्री के पास, इस जंगल के पास एक गांव है, उस गांव में कुछ महिलाएं हैं। वो महिलाएं इस जंगल से लकड़ी काटती है और अपने घर का खाना बनाती है। वो महिलाएं क्या करती है, यहां से जंगलों से लकड़ी काटती है और खाना बनाती है। पूंजीवादी व्यवस्था ने ये जंगल काट दिए, समाप्त कर दिए, जंगल यहां बचे हैं। तो अब महिलाओं को क्या करना पड़ेगा, खाना बनाने के लिए लकड़ी कहां से लानी पड़ेगी, यहां से लानी पड़ेगी, अपने सिर पे यहां से लानी पड़ेगी, यानी 4 किलोमीटर दूर से लानी पड़ेगी। तो अब ये जो संसाधन है इनका उपयोग किसने किया, पूंजीपतियों ने किया, और इसका खामियाजा ना कौन भुगत रहा है,
कौन भुगत रहा है? वहां की महिलाएं भुगतती है। महिलाओं को लाना पड़ता है, दूर जंगल से लकड़ी काटकर लाना उनको पड़ता है। तो ये एक बहुत गहरे रूप से संबंधित है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कोई करता है और उपभोग कोई करता है और परिणाम किसी और को भुगतने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी सभी घरों के अंदर एसी लगे हुए हैं, जो बड़े बड़े जो हाई क्लास लोग हैं वहां पर क्या है, एसी लगे हुए हैं। एसी से क्या हो गया, जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा हाई हो गया, जो शहर है वो आग की भट्टी बन रहे हैं, जो अपना टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। किन की वजह से बढ़ रहा है? इन एसी की वजह से बढ़ रहा है। अब एसी वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, लेकिन जो गरीब होता है, टेम्परेचर बढ़ने से उसके अनेक रोग हो जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान जो उद्योग हैं उनका है, लेकिन उसके कारण से गरीब लोग बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। तो ये है, तो एक एग्जाम्पल है कि उपभोग कौन करता है और उसका परिणाम किसको भुगतना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल है भोपाल औद्योगिक दुर्घटना काल। भोपाल औद्योगिक दुर्घटना, भोपाल त्रासदी का नाम तो शायद आप सबने सुन रखा होगा। ये कब हुआ था? ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। कब हुआ था ये भोपाल गैस कांड? कब हुआ था? 2 और 3 दिसंबर की रात को हुआ था। 2 और 3 दिसंबर की रात को हुआ था। और अगर एक ही आ जाए तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। भोपाल के अंदर एक फैक्ट्री है जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड। फैक्ट्री का नाम क्या है? यूनियन कार्बाइड। और ये किसका उत्पादन करती है ये फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड? महत्वपूर्ण है, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। ये किसका करती है? ये मिथाइल आइसोसाइनेट, मिसाइल आइसोसाइनेट गैस का इससे रिसाव उत्पादन, ये उत्पादन तो किसका करती है? कीटनाशकों का करती है। ये उत्पादन किसका करती है? कीटनाशक रासायनिक खाद्यों का करती है। लेकिन इस फैक्ट्री के अंदर 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल एम आइसो आई और साइनेट यानी मिथाइल आइसोसाइनेट ये गैस महत्वपूर्ण है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं मिक। क्या बोलते हैं? मिक, MIC, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये महत्वपूर्ण है। तो गैस का रिसाव होता है और लगभग 4000 लोग मारे जाते हैं, 2 लाख लोग अपंग हो जाते हैं और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो इसका कारण क्या हुआ? अब इसमें मरने वाले लोग कौन थे? ये 4000 लोग मरे थे। ये कौन थे? ये लोग वो थे जो वहां मजदूरी करते थे, जो गरीब लोग थे। और इसके लिए उत्तरदायी कौन है? ये गैस का रिसाव क्यों हुआ? क्योंकि इस कंपनी ने जो सुरक्षा तरीके अपनाने चाहिए वो नहीं अपनाए। आग बुझाने का, निकासी का, ताकि आग लगने पे लोग किसी एक स्थान से निकल सके ताकि कम से कम मृत्यु हो, तो ये सब नहीं लगा रहे थे। क्योंकि ये लगाते तो इनके पैसे लगते। और ये जिम्मेवारी है सरकारों की कि उद्योगों में ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन ये क्या करते थे? मध्य प्रदेश का कोई मंत्री थी, उसकी पत्नी अमेरिका घूमने गई थी, वहां पर उनकी अच्छी सेवा पानी की थी, तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपको ये सुरक्षा उपकरण लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप तो काम चलाते रहिए। और पहले भी रिपोर्ट आ चुकी थी कि गैस रिसाव हो रहा है, लेकिन वहां जिम्मेवार जो लोग थे, जो राजनेता थे, जो अफसर थे और जो इस कंपनी के मालिक थे, तीनों के तीनों देखना कौन लोग थे? राजनेता, बड़े अफसर और कंपनी के मालिक, तीनों उच्च वर्ग से आते थे। और मरना किसको पड़ा?
ना कि कोई राजनेता मरा, ना कोई अफसर मरा, ना कोई कंपनी का मालिक मरा, जो मजदूर थे उनको अपनी जान देनी पड़ी। तो स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट नाम से ये रिपोर्ट आई थी इसकी। आपके जो भी क्वेश्चन है मैं उनके लास्ट में आंसर है वो दूंगा। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट, द सेकेंड सिटीजन्स, द सेकेंड सिटीजन्स, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। तो ये विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने एक रिपोर्ट की थी और ये कारणों को खोज करने के लिए इसकी गठन किया था। और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि गैस रिसाव पहले भी हुआ था, लेकिन लापरवाही और भ्रष्टाचार, करप्शन के कारण ये घटना है वो हुई। और अब भी बहुत होता है, अब भी बहुत ऐसा होता है जब अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है और मरने वाले कौन होते हैं और उसके लिए उत्तरदायी लोग कौन होते हैं, उनका हम अंतर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब है पर्यावरण प्रबंध की अगर हम बात करें तो ये इन्वायरमेंट प्रबंध कौन करेगा, तो ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। दिनों दिन औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है और चीज़ें हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो रही है, चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो रही है। इसको हम बोलते हैं आधुनिक समाज को जोखिम भरे समाज। गिडेंस ने कहा है, किसने कहा? गिडेंस ने कहा कि आधुनिक समाज क्या है? जोखिम का समाज है। प्लीज अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है एक टीचर के लिए। यही तो मोटिवेशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो पढ़ाए और पसंद आए और एग्जाम में पूछे जाए तो इससे बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती। तो जोखिम भरा समाज है क्योंकि हम एक ऐसी टेक्निक का प्रयोग करते जा रहे हैं जहां पर चीजें हमारे कंट्रोल की नहीं है, हमारी चीजें कंट्रोल की नहीं है, कंट्रोल से बाहर हो रही है। हमने कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कुछ नहीं कह सकते। सरकार भी कह रही है कि जिन्होंने कोरोना वैक्सीन या कोरोना हुआ था और जिन्होंने इंजेक्शन लगवाया वो ज़्यादा दौड़ भाग ना करें, अगर करेंगे तो उनको हार्ट अटैक हो जाएगा। यानी जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जोखिम भरा है समाज। अब आती है कि जब ये इस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण होता है तो इससे कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है और कौन से जोखिम उत्पन्न होते हैं। हाँ सॉरी, उलरिच बेक, जोखिम भरा, सॉरी मैं माफी चाहूंगा कि भगोड़ा समाज, मुझे याद आ गया, समाज क्या कहा था? भगोड़ा समाज। और उलरिच बेक ने कहा था जोखिम भरा समाज। तो इसको आप सही कर लीजिए अगर नोट कर लिया है। गिडेंस ने आधुनिक समाज को क्या कहा था? भगोड़ा समाज। और उलरिच बेक ने कहा था जोखिम भरा समाज। तो ये सही करवा दिया आपने। कई बार क्या चीजें होती है कि एक मेरा वीडियो था उसमें मैंने द्वितीयक है वो नातेदार बता दिए थे, 33, 8, 51 और 33 और 151। तो कई बार क्या होता है कि चीजें माइंड से निकल जाती है, पता नहीं रहता है। अब हमने पढ़ा है कि जो सेकेंडरी किनशिप है वो 33 प्रकार है, उसके कितने बताए थे? 33 प्रकार है वो बताए गए थे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो टाइपिंग मिस्टेक के कारण और बाद में वो चीजें गलत हो जाती है। तो ये लगभग मान के चलो कि 1% चांस ऐसा रहता है या 1% से भी कम चांस रहता है कि कभी कभार ऐसा हो सकता है। तो इसको आप इग्नोर करें और आप बताएं तो हम उसको दूर है वो कर लेते हैं। तो इससे क्या है? संसाधनों की क्षीणता या कमी। एनवायरमेंट पोल्यूशन से क्या प्रॉब्लम होती है कि संसाधनों की कमी हो रही है। आज पीने लायक पानी नहीं बचा है, कई जगह तो पीने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं वो लगती है। भू कटाव हो रहा है, भूमि का कटाव होता जा रहा है, खारापन है, कृषि भूमि घटती जा रही है, वन्य जीवों की संख्या घटती जा रही है, वन घटते जा रहे हैं। तो ये इसका नुकसान है। किसका? पर्यावरण से संबंधित प्रमुख ये समस्या है। प्रदूषण है, प्रदूषण बहुत प्रकार के हो रहे हैं। जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। तो ये सब हो रहे हैं और इनके कारण अनेक बीमारियां हो रही है। इससे हमारे स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव
पड़ रहा है। जैसे कि वायु प्रदूषण है, तो वायु प्रदूषण से, जैसे दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, वायु पोल्यूशन है, तो वहाँ पर क्या है कि जो जिनको श्वास संबंधी रोग है ना, वो अपने एज से 5 साल पहले ही चले जाते हैं, ये समस्या उत्पन्न होती है। तो वायु प्रदूषण है वो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, इन सब से होता है। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब किसके लिए जिम्मेवार है? ये वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेवार है। और जो हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए जो हम जिस ईंधन का प्रयोग करते हैं, वो आंतरिक प्रदूषण का स्रोत है, उससे भी प्रदूषण होता है, घरों के अंदर प्रदूषण होता है, और जो महिलाएं खाना बनाती हैं उनका उन पे साइड इफेक्ट पड़ता है। WTO ने एक रिपोर्ट में कहा कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु वो वायु प्रदूषण से होती है, और 80% आबादी, ग्रामीण आबादी ऐसी है जिनसे वो प्रभावित है, उनकी मृत्यु है, वो 80% मरने वाले लोग ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं। अब है पर्यावरण प्रदूषण, यहां से प्रश्न है वो बन सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, इसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। और जो प्रदूषक होते हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रदूषक। तो कुछ तो प्रकृति अपने आप में पर्यावरण प्रदूषण वाली गैसें उत्पन्न करती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर उत्सर्जित करते हैं तो ये प्रकृति की देन है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, तो इसको बोलते हैं प्राथमिक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं? जो प्रकृति में मूल स्वरूप में उत्पन्न होते हैं। और कुछ प्रदूषक ऐसे होते हैं जो प्राथमिक जो प्रदूषक होते हैं उनसे मिलकर अंतःक्रिया करते हैं, जैसे ओजोन है। ओजोन क्यों टूट रही है? ओजोन का क्षय क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ओजोन में जाती है। ओजोन में जो ओजोन का सूत्र क्या है? O3 है। तो O3 है वो किसके साथ अंतःक्रिया करती है? कार्बन के साथ अंतःक्रिया करती है, और वो टूट के कार्बन से O2 बन जाती है, तो ओजोन है वो खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार के प्रदूषक होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक प्रदूषक, सेकेंडरी पॉपुलेशन या प्रदूषक। और ये क्या है? प्राथमिक प्रदूषक। तो समझ गए, प्राथमिक प्रदूषक वो होते हैं जो पहली बार उत्पन्न होते हैं और प्रकृति में अपने आप उत्पन्न होते हैं, और सेकेंडरी वो होते हैं जो दूसरे से मिलकर करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पे मैं अभी इस क्लास के अंत में चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ग्लोबल तापमान वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और बहुत सारी गैसें हैं जो कार्बन उत्सर्जन से क्या करते हैं? तापमान में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ये क्या करती है कि जो सूर्य की रोशनी आती है उसे रोककर वायुमंडल में नहीं जाने देती है, उसको रोक लेती है। अब सूर्य की किरणों में तो पता ही होगा आपको, टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर वो एक ऐसा बना लेती है कि इसमें अंदर तो आ जाती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती है। तो इससे क्या होता है? ये यहाँ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो इससे क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है वो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, और इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो समुद्र किनारे जो क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो रहे हैं। कहते हैं कि बम्बई का 50% भाग अगले 20-25 सालों में खत्म हो जाएगा, समुद्र में मिल जाएगा। बांग्लादेश के समुद्र तट है वो समुद्र में मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो जो ग्लेशियर है, ध्रुव है, वहां की बर्फ पिघल रही है, और वो बर्फ पिघल के कहां आ रही है? समुद्र में आ रही है, और समुद्र का जल स्तर ऊंचा होता जा रहा है। तो धीरे धीरे होगा तो जो भूमि है पास की वो जलमग्न हो जाएगी। तो ये कार्बन और ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है। और भारत दूसरे नंबर पे, भारत कार्बन
उत्सर्जन में दूसरे स्थान पे वर्ल्ड में। पहले स्थान पे कौन है? चीन। पहले स्थान पे कौन है? चीन है। दूसरे स्थान पे भारत है। तीसरे स्थान पे अमेरिका है। क्या हो रहा है? अब एक बात यहां नोट करनी पड़ेगी आपको कि चीन और भारत और अमेरिका में अंतर क्या है। अब इसके लिए हम कह सकते हैं कि भारत सेकंड नंबर पे है, लेकिन भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश है, इसलिए भारत में कार्बन उत्सर्जन है। लेकिन प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान बहुत 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 कम है। अमेरिका नंबर 1 पे है उसमें। आजकल क्या है कि जीएम खेती होने लगी है। जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं वो उत्पन्न होने लगी है, जिसको बोलते हैं हम जीएम फसलें, जेनेटिक मॉडिफाइड। यानी उसके जीन को क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। एक के जीन को दूसरे में जे मिला देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ जीन ऐसे होते हैं जिन पे जो सुंडी होती है या जो कीट होते हैं, छोटे छोटे जो कीट होते हैं, उनका प्रभाव नहीं पड़ता। उस जीन को कपास के अंदर छोड़ा गया तो उससे क्या हुआ? कपास के अंदर जो कीट है वो नहीं लगती है, तो उससे फसल खराब नहीं होती है और उत्पादन अधिक होता है। लेकिन एक प्रभाव ये भी है कि ये जो जीन डाला गया है, क्योंकि पहले जो फसल थी वो क्या थी? नेचुरल थी। क्या थी? नेचुरल थी। लेकिन हमने जीन डाल दिया, उसका हमारी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अभी हमें पता नहीं है। उसका हमें अभी पता नहीं है। आगे है प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण का विनाश है वो हो रहा है पर्यावरण प्रदूषण के कारण। अब ये पर्यावरण की जो समस्या है वो सामाजिक समस्या कैसे है? इन्वायरमेंट की जो समस्या है वो हमारी समस्या कैसे है? पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो इसमें समाज का क्या है? इससे हमें क्या प्रभाव पड़ रहा है? पर्यावरण प्रदूषण होता रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्यावरण जब प्रदूषण होता है, पर्यावरण पे कोई प्रभाव पड़ता है तो उसका प्रभाव मनुष्य पे पड़ता ही पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब भूजल की कमी आती है, भूजल की कमी आती है तो उसका प्रभाव किस पे पड़ता है? छोटे किसानों पे पड़ता है। जैसे यहाँ हमारे तो होते हैं, हो सकता है बहुत जगह ऐसे हो, कुएं होते हैं, नलकूप। क्या होते हैं? नलकूप होते हैं। नलकूप क्या करते हैं? समुद्र जमीन का जो भूमिगत जल है उसको उठा के फसलों को देते हैं। तो यानी भूमि जल यहाँ है, अगर भूजल स्तर गिर गया, यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से पानी निकालना बड़ा मुश्किल काम है। तो जो लोग अमीर हैं, बड़े किसान हैं, वो तो ज़्यादा खर्च करके इस पानी को ऊपर ले आएंगे और अपनी फसलों को बचा लेंगे। लेकिन जो गरीब किसान है वो नहीं कर पाएंगे। जो छोटे किसान हैं वो, उनकी जो भूमि है वो बेकार हो जाएगी। तो अब भूजल का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? छोटे किसान है उन पे पड़ रहा है। कुछ शहरों में बड़े बड़े वाटर पार्क बना रखे हैं, कुछ क्षेत्रों में वाटर पार्क क्या करते हैं? उसमें हजारों टन पानी चाहिए और वो क्या करते हैं? भूमि से सारा का सारा पानी निकाल लेते हैं और फिर वो उसको बर्फ बना के वाटर पार्क, फन पार्क जिसको हम बोलते हैं, वो बना लेते हैं। लेकिन आसपास जो भी पानी होता है वहाँ कमी हो जाती है और उसका प्रभाव किसानों पर पड़ता है। इस वजह से क्या है? असमानता में वृद्धि होती है। आगे है महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आप पूछ रहे थे कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। आजकल हर एग्जाम के अंदर एनवायरनमेंट से संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इन पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो आज कुल मैंने 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में लेकर आप आया हूं जो लगभग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है कि जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है उस पे सर्वप्रथम चर्चा
कब प्रारंभ हुई? वैश्विक स्तर पे। वैश्विक स्तर पे पर्यावरण समस्याओं को लेकर चर्चा का सर्वप्रथम प्रयास कब हुआ? जब हुआ था ना, उसको बोलते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन, उसमें दुनिया ने पहली बार पर्यावरण प्रदूषण पे चर्चा की कि अगर इसी प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण हुआ तो ये पृथ्वी हमारे लिए रहने लायक नहीं बचेगी। तो प्रश्न ये है कि ये सम्मेलन है, ये किस वर्ष हुआ? 1975 नहीं, गलत है। 1975 क्या है? गलत है, 1975 में नहीं हुआ। कब हुआ? और इसी वर्ष भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। इसी वर्ष जब ये स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसी वर्ष भारत के अंदर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था। तो 2 क्वेश्चन हो गए एक क्वेश्चन के अंदर। 1975 गलत है। कौन सा है? 1972। 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन, जहां पे दुनिया ने पहली बार वैश्विक मंच पे पर्यावरण प्रदूषण पे चर्चा की है। और इसके ठीक 20 वर्ष बाद, 1972 के ठीक 20 वर्ष बाद, यानी 1992 में, 1992 के अंदर कौन सा सम्मेलन हुआ था? 1992 के अंदर कौन सा सम्मेलन हुआ था? याद है क्या कौन सा सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 5 जून से शुरू हुआ था, इसलिए 5 जून को हम क्या बनाते हैं? पर्यावरण दिवस बनाते हैं, इन्वायरमेंट डे बनाते हैं। और यह सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरिया में हुआ। इसको बोलते हैं री जेनेरिया। और यहां पे रियो डी जेनेरिया में 1992 के अंदर एक एजेंडा तय किया गया था, जिसको बोलते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21 बिंदुओं पे सहमति बनी थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एजेंडा 21। और 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। उसका भी जो रोल है वो यहीं से उत्पन्न हुआ था। दूसरा है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा प्रश्न है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सर्वप्रथम, जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? एजेंडा 20 नहीं है, एजेंडा 21 है। किसके द्वारा किया गया था? और जैव विविधता दशक कब से लेकर कब तक था? तो ये इसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। इससे 2 नंबर में कुल 3 क्वेश्चन है, तीनों के आंसर दीजिए। पहला है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, ठीक है। दूसरा है कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? और तीसरा कि जैव विविधता दशक कब था? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 मई। बताइए। ये तो ठीक हो गया कि ये है जैव विविधता दशक है वो 2011 से 2020 तक, 2011 से 2020 तक। तो खुश मत होना, 22 मार्च नहीं है, 22 अप्रैल भी नहीं है, तारीख 22 ही है, तारीख 22 ही है। तो 22 मई, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और सर्वप्रथम जैव विविधता शब्दावली का प्रयोग किसने किया? वाल्टर जे रोजेन ने। वाल्टर रोजेन ने किसने किया? वाल्टर जे रोजेन। वाल्टर रोजेन ने किया। और 22 मई को हम जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 22 मई को भी
22 मार्च को भी, 22 अप्रैल को भी हम पर्यावरण से संबंधित दिवस बनाते हैं। कौन से बनाते हैं उसकी हम अभी चर्चा करेंगे। सामाजिक वानिकी क्या है, सामाजिक वानिकी क्या है और सर्वप्रथम इसका प्रयोग कब किया गया। तो सामाजिक वानिकी क्या है, सामाजिक यानी समाज और वन, समाज के लोगों को वन लगाने के लिए प्रेरित करना, यानी समाज जब वानिकी से, वनारोपण से जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं सामाजिक वानिकी। और ये सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था प्रोग्राम, सामाजिक वानिकी का प्रोग्राम 1976 के अंदर, 1976 के अंदर ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो आ गया जैव विविधता दिवस 22 मई 2011 से 20 तक दशक, और वाल्टर जे रोजेन इसके प्रथम प्रतिपादक हैं, और इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1976 में, किसका, सामाजिक वाणी का। अब एक प्रोग्राम और है, संयुक्त वन प्रबंध, संयुक्त वन प्रबंध, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM। ये सब मैंने कक्षा 9 और 11 की NCERT से लिए हैं। ये जो क्वेश्चन है ना वो कहाँ है, कक्षा 9 और 10 की NCERT से लिए हैं। 9-10 की NCERT में ये सारी चीजें दी हुई है। तो संयुक्त वन प्रबंध है वो 1987 में हुआ था। कब हुआ था, 1987 के अंदर नहीं था, सॉरी 1988 1988 के अंदर राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई थी। उसमें संयुक्त वन प्रबंध, ये क्या है, संयुक्त वन प्रबंध, ये समाज और जो वन विभाग है, ग्रामीण लोग, समुदाय के लोग और वन विभाग दोनों का जॉइंट सिस्टम है। तो इसमें दोनों मिलकर वनों का रक्षण करते हैं, और ओडिशा के अंदर ये सबसे ज्यादा सफल हुआ है। कहां, ओडिशा के अंदर ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। आगे है प्रश्न नंबर 5, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 बताइए, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। और इससे संबंधित एक प्रोटोकॉल भी है जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब लागू हुआ था, ये कब लागू हुआ था। 2 क्वेश्चन है यहां, दोनों के आंसर बताइए, गलती बताइए, क्योंकि जब तक हम गलती नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं होगा। गलती से ही इंसान ज्यादा सीखता है, सफलता से कम सीखता है। तो एक तो आ गया कि ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। लेकिन ये जो मॉन्ट्रियल, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ये कब हुआ था, ये 1987 के अंदर हुआ। कब हुआ, 1987 के अंदर हुआ। आगे है सतत विकास के लिए, सतत विकास। 1987 के अंदर एक आयोग था जिसका नाम है द ब्रंटलैंड आयोग। ब्रंटलैंड इसके अध्यक्ष थे, और इन्हीं की सिफारिश पे आगे 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इन्होंने कहा था कि पर्यावरण संरक्षण को अगर पर्यावरण प्रदूषण को अगर नहीं रोका गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो 1987 के अंदर पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित सतत विकास को लेकर, सतत विकास की सर्वप्रथम अवधारणा इसी रिपोर्ट से निकल के आई थी, द ब्रंटलैंड रिपोर्ट। अब मेरा प्रश्न है कि ये जो रिपोर्ट है किस नाम से जानी जाती है, इस रिपोर्ट का लोगो क्या था, इसका शीर्षक क्या था, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका शीर्षक क्या था, आवर
कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य नाम से ये रिपोर्ट आई थी। तो ये महत्वपूर्ण है। इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो डिटेल में इसकी तैयारी करना चाहते हैं, इसलिए मैंने लगभग 4-5 क्लासें यूट्यूब पे इन्वायरमेंट पे मैं करवा चुका हूं। तो उसका डिस्क्रिप्शन, उन वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक में या कमेंट में कहीं दे दूंगा, यानी उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या जो कमेंट होते हैं वहां पर दे दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य SD डेवलपमेंट, G प्रोग्राम, सॉरी गोल, जी का क्या है गोल, SDG सतत विकास लक्ष्य जो पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक ये पूरे करने हैं, कब तक पूरे करने हैं, 1930 तक। कब तक पूरे करने हैं, 1930 तक ये पूरे करने हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कौन सी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, मीथेन नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड नहीं है। तो कौन सी नहीं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है। बाकी तीनों क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था और यह किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन से, जलवायु परिवर्तन से, खतरनाक अपशिष्ट से, नाभिकीय ऊर्जा से, किससे है? बताइए। 10वें का बता रहे हो, 10वें का सी, बिल्कुल जलवायु परिवर्तन से ये संबंधित है। कब हुआ था? 1997 में हुआ था। और लागू कब किया गया था? 2005 के अंदर हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन से नहीं है। ओजोन से कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है उसकी चर्चा हम 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन में कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 11, जापान में मिन्नामाता आपदा, मिन्नामाता रोग है, बहुत बड़े पैमाने पे फैला था। उसका संबंध किस प्रकार के प्रदूषण से है? किस प्रकार के प्रदूषण से है? तो किससे है वो? पारा से। उसका संबंध किससे है? पारा से। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न नंबर 12, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? आप जो भी आंसर दें प्लीज क्वेश्चन लिखें और उसके आगे आंसर लिखें। ऐसे नहीं, पता ही नहीं चलता कि आप कोई 10वें का दे रहा है, कोई 9वें का दे रहा है, 11वें का दे रहा है। तो बताइए 12वें का बी, मेघा पाटेकर नहीं। बताइए और बताइए, फटाफट बताइए। डी, सुंदरलाल बहुगुणा, बिल्कुल राइट। अब इसके पीछे कहानी एक, जो चिपको आंदोलन हुआ था उसके पीछे की एक कहानी है, शायद आपको पता होगा। वो कहानी क्या है कि पहले तो राजस्थान के एक अमृता देवी बिश्नोई है। अमृता देवी बिश्नोई राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली गांव है। कौन सा गांव है? खेजड़ली गांव है। वहां पे अमृता देवी बिश्नोई है। उन्होंने जब उसके आसपास के पेड़ों को काटने के लिए राजाओं के लोग आए थे, उसमें राजतंत्र था, तो 363 लोग वो उसके चिपक गए कि हम काटने नहीं देंगे, पेड़ से वो चिपक गए और राजा के लोगों ने उनको पेड़ों के साथ ही काट दिया। तो इसको बोलते हैं चिपको आंदोलन। यहां से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन वो एक पुरानी बात है। नए आधार पे इसको एक आंदोलन के तौर पे प्रस्तुत किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा। इसके अलावा एक और है गौरा देवी। क्या है? गौरा देवी।
गोरा देवी। ये गोरा देवी कहाँ से रिलेटेड है? ये उत्तराखंड से ही है। उत्तराखंड के अंदर गोरा देवी ने जब जंगलों को काटने के लिए ठेकेदार आए थे तो वो भी पेड़ों से चिपक गई थी और उन्होंने कहा था कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगी। तो गोरा देवी की नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन एक आंदोलन के रूप में इसको सर्वप्रथम सुंदरलाल बहुगुणा आंदोलन जो कहते हैं ना, तो आंदोलन में बहुत सारी चीजें होती है। भारत में पारिस्थितिकी इकोलॉजी के जनक कौन है? तो कौन है बताइए, कौन है बताइए, कौन है? 13 का बी, MS स्वामीनाथन नहीं, MN स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है। किसके हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। 13 का डी, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी भी नहीं है। कैलाश सत्यार्थी एक बचपन बचाओ इनका एनजीओ है और इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है, कैलाश सत्यार्थी को और मलाला यूसुफ को। तो ये भी नहीं है। कैलाश सांखला भी नहीं है। कैलाश सांखला को भारत में टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। कौन बच गए? सी, रामदेव मिश्र। कौन है? रामदेव मिश्र। तो आप सारे के सारे गलत बता रहे हो। तो आगे है विश्व जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस। विश्व जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस, ये 3 दिवस हैं जो कंटिन्यू आते हैं और तीनों के तीनों 22 तारीख को आते हैं, मार्च, अप्रैल और मई। बताइए, 22 तारीख को आते हैं, कंटिन्यू आते हैं। बताइए कब कब ये आते हैं, फटाफट बताइए। 22 मार्च को कौन आता है? कौन सा आता है? जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस। 22 को कौन सा आता है? जल दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और जैव विविधता दिवस 22 मई को। तो तीनों का संबंध 22 तारीख से है, तीनों कंटिन्यू आते हैं और 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अभी अपने परिवहन मंत्री है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, इन्होंने एक कार लॉन्च की है जो एक विशेष ईंधन से चलती है। उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को फ्यूचर का फ्यूल कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां है? इसको बोलते हैं शॉर्ट में UN, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहां है? नैरोबी। कहां है? नैरोबी। नैरोबी किस देश की राजधानी है? नैरोबी किस देश की राजधानी है? केन्या की। प्रश्न नंबर 17, जंगल संरक्षण के लिए आर्य आंदोलन। जंगल संरक्षण के लिए आर्य आंदोलन, आरा इसको बोल देते हैं, आरा आंदोलन भी, आरा। ये आरा कहां पर स्थित है? आरा एक क्षेत्र है, कहां पर यह स्थित है? तो ये बंबई में है। कहां पर है? बंबई में। कहां है? बंबई में। वहां से मेट्रो कुछ या रेलवे लाइन बिछाने की चर्चा चल रही है और बहुत विवादों में है आजकल ये। जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत किससे हुई? बिहार से। बिल्कुल सही। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर
कब प्रारंभ किया गया? कब प्रारंभ किया गया? 1973 को किया गया। विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह को। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य जीव संरक्षण दिवस सप्ताह है वो मनाया जाता है। गंगा मुक्ति आंदोलन का प्रारंभ बिहार के किस जिले से हुआ था? बिहार के किस जिले से हुआ था? बताइए, किससे हुआ था? भागलपुर जिले से। किससे हुआ? भागलपुर जिले से गंगा मुक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। ज्वालामुखी क्रिया से कौन सी गैसों का उत्सर्जन होता है? ज्वालामुखी जब फटता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोराइड और कार्बन मोनोऑक्साइड या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। बेसल कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो, इसका संबंध है वो किससे है? बेसल कन्वेंशन किसका है? इसका संबंध किससे है? ई कचरा प्रबंध से। किससे है? ई कचरा प्रबंध से है। आगे है प्रश्न नंबर 24। वायुमंडल में जब दो या दो से अधिक प्रदूषक मिलकर प्रदूषण करते हैं, दो या दो से अधिक प्रदूषक मिलकर प्रदूषण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? मैंने अभी चर्चा की थी कि जो प्राथमिक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्राथमिक। और जब दो मिलकर होता है तो उसको बोलते हैं द्वितीयक प्रदूषक, सेकेंडरी प्रदूषक। प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैसें हैं किसके लिए उत्तरदायी है? अम्ल वर्षा के लिए। ये छोटे छोटे हैं जो हमने 5वीं 6वीं में पढ़े हैं। अम्ल वर्षा या और प्रकार की कुछ है, ग्रीन हाउस गैसें, ये सब। तो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड या दोनों में से कोई नहीं। तो ये दोनों है। क्या है? ये दोनों हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दोनों हैं वो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। अगली क्लास है वो हमारी होगी जो वेस्टर्न थिंकर हैं उन पे वो, और उससे आगे वाली होगी इंडियन थिंकर्स पे। आगे आने वाली दोनों क्लासें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे मान के चलना क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। 100% मैं कहता हूं दावे के साथ, आगे आने वाली दोनों क्लासों में से 4-5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मार्क्स है, दुर्खिम है, कॉम्टे है, मैक्स वेबर है, एमएन श्रीनिवास है, जीएस गुरिये है, डीपी मुखर्जी है। इनसे ये समाजशास्त्र के पिलर हैं, संस्थापक हैं। इनसे प्रश्न है वो जरूर पूछे जाते हैं। एक नज़र आपके जो भी क्वेश्चन थे उन पे हम डाल लेते हैं जल्दी जल्दी। स्टार्टिंग में चलो। तो ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं है, भागलपुर से ही हूँ तो अच्छी बात है। भागलपुर में ही ये आंदोलन था वो शुरू हुआ था। शायद आपके एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए। देखो मेरा भी एनसीईआरटी को लिखने का मन कर रहा है और मैं अभी एनसीईआरटी लिख रहा हूँ। टाइम ज़रूर लग जाएगा, थोड़ा सा महीना 2 महीना लग जाएगा। तो फिर एक एनसीईआरटी की बुक आएगी, तो उस वजह से मैं आपको ये पीडीएफ उपलब्ध नहीं करवा सकता। पीडीएफ जो पेड कोर्स होते हैं उनको भी मैं नहीं देता हूँ। तो आप यही है कि जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगती है उसको आप नोट कर लें या समझ लें। अगर टाइम कम है तो समझ लें। 100% आपको बेनिफिट इससे मिलेगा और क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो यही है, आपके जो भी क्वेश्चन है मैं उनका आप नहीं, अभी मेरा कोई बुक नहीं है। मैं अभी जनवरी के अंदर शायद पहली बुक है मेरी आ जाएगी। 1-2 बुक है लेकिन वो आपके लिए नहीं है, वो अलग है। वो कंपटीशन के हिसाब से नहीं लिखी गई है। कंपटीशन के हिसाब से मैं
पहले यही आऊँगा। मुझे पता है दिसंबर में एग्ज़ाम है, लेकिन इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपको PDF उपलब्ध नहीं करवा सकता। क्लासें मैं है वो कंटिन्यू करवाता रहूँगा, और जितने अब वीडियोज़ हैं उन सब की डिटेल वीडियो में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ या कमेंट में लिख देता हूँ। तो इतना है कि जो मैंने करवा रखा है उससे बाहर जाने की संभावना बहुत बहुत कम है। जो टॉपिक हो सकता है आपके सिलेबस में और मैंने नहीं छुआ हो तो वो एक अलग बात है। भागलपुर से ही हो तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों से अपने आप को गौरवित महसूस हम करते हैं, गर्व का महसूस होता है जब कोई आंदोलन होता है उसमें हम भागीदार और होते हैं। तो आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।